हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है तथा प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं तथा एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है। इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि प्रत्येक पॉइंट, इस चैप्टर का प्रत्येक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश का अपवर्तन, इससे पहले प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के बारे में हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया, उसको जाके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ये तो ध्यान से पहले परिभाषा सुन लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी जो अपवर्तित किरण होती है तो वो क्या होती है, अभिलंब से या तो दूर हट जाती है या क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यानी हम उसको लिख सकते हैं, डायरेक्टली वैसे लिखें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है, मतलब जिस दिशा में उसको जाना चाहिए उससे क्या होती है, थोड़ा इधर या उधर हट जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो चलिए इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण, ये एक माध्यम है जिसको हम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब यह हवा, जहाँ पे क्या हो, हवा हो। और दूसरा एक माध्यम लेते हैं क्या, सघन माध्यम। सघन मतलब जैसे हम कांच ले लें या जल ले लें। इसको हम क्यों अलग अलग माध्यम लेते हैं? यदि अलग अलग माध्यम नहीं लेंगे तो प्रकाश में कोई अपवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम अलग अलग माध्यमों में ही प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में या एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होता है, मान लीजिए ये एक प्रकाश की किरण है, ये यहाँ पे आई और इस तल के द्वारा, ये जो तल दिया गया है इस तल के इधर क्या है, एक सघन माध्यम है और इसके इधर क्या है, विरल माध्यम है। तो इधर से जब ये प्रकाश की किरण आएगी तो इस तल से जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसको जाना किधर चाहिए, इसको इसी फ्लो में सीधे निकल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है, यदि विरल से सघन में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है, इस पर अगर हम क्या खींच दें, एक लंब डाल दें तो ये क्या होती है, जो प्रकाश की किरण होती है अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक के निकलती है। मतलब इसको जाना तो इधर सीधा चाहिए था, लेकिन ये क्या होती है, अपने मार्ग से थोड़ा हट जाती है और ये अभिलंब की तरफ झुक के निकलती है और ये एक कोण बनाती है आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। और इस कोण को क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं हम, अपवर्तन कोण। और ये हो गया कि जब कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाते हैं। और दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण यदि क्या है, जो तल दिया गया उस तल के लंबवत यदि आती है कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण क्या है, इस तल के, जो ये तल है जिसके द्वारा हम विरल और सघन को अलग अलग करते हैं, यदि इस तल के क्या है, लंबवत आती है, तब ये क्या होगा, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए, मतलब ये तब इसमें कोई भी विचलन नहीं होगा, ये इधर उधर नहीं मुड़ेगी, तब ये सीधे के सीधे वैसे निकल जाएगी। परंतु जब वो तिरछी होगी तभी उसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा। और जब वो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, मान लीजिए इधर से कोई प्रकाश की किरण हम डालते हैं तो इसको जाना किधर चाहिए, इधर, ऐसे इसको सीधे निकल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अपवर्तन के कारण क्या होता है, इस अभिलंब की, ये जो हमें ये अभिलंब दिया गया इससे वो दूर हट जाता है, यानी ये इस तरफ से इस प्रकार से ये इधर निकल जाएगा। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। चलिए इसको आपको हम परिभाषा यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। इसको हम बोल दे रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इस चित्र को बना लीजिएगा और इस परिभाषा को यदि आप नोट करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम की तरफ। देखिए, जो प्रकाश के अपवर्तन का नियम है उसका अगर हम पहला नियम देखें तो पहला नियम आप ध्यान से सुनिएगा कि आपतित किरण, पहला नियम
आपतित किरण अपवर्तित किरण क्या है, ये है हमारी आपतित किरण, दूसरी क्या है अपवर्तित किरण। और इस तल पर और जो ये अभिलंब है, जो ये क्या है अभिलंब है, जो इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर क्या होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं एक ही बिंदु पर क्या होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा इस आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब है ये क्या है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं पहला नियम बोलते हैं अपवर्तन का। यही क्या हमारा प्रकाश के परावर्तन का भी पहला नियम है कि आपतित किरण, उसमें क्या होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक तल में होते हैं। और जो अपवर्तन का नियम है उसमें यह है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये हमारे तीनों एक तल में होते हैं। ये हो गया हमारा पहला नियम। चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं इसमें। हाँ देखिए पहला नियम हमने यहाँ पे नोट कर दिया कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसको चित्र के माध्यम से हम पुनः समझा दे रहे हैं कि ये क्या है, मान लीजिए हमारा आपतित किरण है और दूसरा ये क्या है अपवर्तित किरण। जाना इसको इधर चाहिए था लेकिन ये सघन माध्यम आया तो ये क्या हुआ अभिलंब की तरफ झुक गया या और इधर चला गया तथा ये इस बिंदु पर, ये जो बिंदु है इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, इस पर जो खींचा गया अभिलंब है ये तीनों क्या है एक ही तल में, यानी ये जो हमारा ये तल है एक्स वाई इसको नाम दे रहे हैं, इसी पर स्थित है। ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है अब अपवर्तन के नियम का कि क्या होता है आपतन बिंदु पर जो हमारे जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो अपवर्तित क्या होता है आपतन कोण होता है, ये क्या होता है अपवर्तन क्या होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं हम आपतन कोण बोलते हैं। यानी इसकी जो ज्या होगी यानी साइन आई, क्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, यानी ये जो आप अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु और ये अभिलंब के बीच का जो कोण है इसको हम क्या बोलते हैं अपवर्तन कोण बोलते हैं। इसकी ज्या यानी साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। क्या होता है एक नियतांक होता है। ध्यान से फिर से सुनिए कि आपतन किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं अपवर्तन का नियम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साइन आई अपान साइन आर को क्या बोलते हैं हम स्नेल का क्या बोलते हैं नियम बोलते हैं। जहां पर साइन आई क्या है आपतन कोण की ज्या है तथा साइन आर क्या है अपवर्तन कोण की ज्या है और ये क्या है म्यू जो दिया गया एक नियतांक है। इस समीकरण को क्या बोलते हैं हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसे यदि हम इस माध्यम को क्या मान लें 1 मान लें तथा इस माध्यम को क्या मान लें 2 मान लें, यानी विरल वाले माध्यम को 1 मान लें तथा सघन वाले माध्यम को क्या मान लें हम 2 मान लें, तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो हमारा अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2। क्या मिल जाएगा हमें यहाँ साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2। इसका मतलब क्या है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब चलिए हम यहाँ पे आपको दूसरा नियम भी नोट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या को हम साइन आई से डिनोट करते हैं और अपवर्तन कोण की ज्या को हम साइन आर से डिनोट करते हैं। इसका मान जो होता है वो नियतांक होता है। यहाँ पे नियतांक को हम क्या मानने हैं म्यू माने हैं। इसको हम क्या बोलते हैं स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ये अब देखिए ये हो गया हमारा इसका नियम। अब देखिए इसके अलावा क्या है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछ लिया जाए तो वहां पे क्या होता, मान लीजिए हम पहला माध्यम 1 दूसरा माध्यम 2, तो यहाँ पे इस एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अनुपात क्या हो जाएगा साइन आई अपान
साइन r इक्वल टू 1μ2, ये हो गया। और यदि क्या हो माध्यम 3 हो तब क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। देखिए यदि क्या है 3 माध्यम आपको दिए गए हो, जैसे हम लिख देते हैं माना पहला माध्यम 1 से, माना पहला माध्यम 1, दूसरा 2 और 3, और पहला माध्यम को 1 मान लेते हैं, दूसरे को 2 मान लेते हैं और तीसरे को 3 मान लेते हैं। तब जब इनका अपवर्तनांक होगा वो इन तीनों माध्यमों के गुणनफल बराबर 1 के होगा, यानी 1μ2 इंटू 1μ3 इंटू 2μ3 इंटू 3μ1 इक्वल टू 1। ये हमें यहाँ से एक समीकरण प्राप्त होगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक था, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक था, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक जो होगा वो 1 के बराबर होगा। यदि हम पहले माध्यम को 1 को, यदि जो हमें यहाँ पे 1 दिया गया, ये इसको मान लेते हैं ये क्या है, वायु है, यानी 1 क्या है वो हवा है, दूसरा क्या है जल है, और 3 क्या है ये कांच दिया गया है। ये 3 माध्यम हो गए, पहला माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम जल हो और तीसरा माध्यम कांच हो, ऐसे आपको दिया गया हो क्वेश्चन में। मतलब इस पे आपको न्यूमेरिकल काफी मिलेंगे कि मैं उसमें दिया रहेगा कि वायु का अपवर्तनांक कितना है तो आपको जल का बताना रहेगा, जल का दिया है तो कांच का बताना रहेगा, कांच का दिया गया है तो आपको वायु का बताना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और इसी समीकरण के द्वारा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ ले कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो क्या होगा वायु के सापेक्ष जल, यानी वायु यहाँ पे हो जाएगा। वायु को हम किससे डिनोट करते हैं, ए फॉर एयर के सापेक्ष क्या हो जाएगा जल का अपवर्तनांक इंटू यहाँ पे दूसरा क्या है वाटर है, तो वाटर यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, इनका जो गुणनफल इन तीनों का गुणनफल 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम पूछ लिया जाए कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्या पूछ लिया जाए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो आपको मिलेगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इक्वल टू 1/WμG इंटू GμA। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके बटे में आ जाएंगे, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या पूछ लिया जाए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे हमें मिलेगा WμG इक्वल टू 1/AμW इंटू GμA। ये क्या हमें मिल जाएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा 1/, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसी प्रकार हम तमाम और एक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, क्या कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसके द्वारा हम एक और समीकरण प्राप्त कर लेंगे और इसी के द्वारा हम यहाँ पे जो भी सवाल दिए जाएंगे इसी समीकरण के द्वारा हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है इसमें महत्वपूर्ण। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कोई माध्यम दिया गया हो, मान लीजिए पहला माध्यम क्या है निर्वात है, तथा कोई दूसरा माध्यम जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, तो इसके माध्यम अगर पूछ लिया जाए निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो वो जो होता है वो हमारा sin I अपान sin R के बराबर होता है। यानी यदि कोई यदि निर्वात का किसी माध्यम के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक देखेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें sin I अपान sin R इक्वल टू म्यू, तथा अगर उसका हम निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालें तो क्या मिलेगा, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, वो आपको हम लिख के बता दे रहे हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में
प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल जो होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसका अगर गणितीय रूप देखेंगे तो हमें मिलेगा CV/, सी को हम किसे सी का मतलब क्या है, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक μ = CV/cm, जहां C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। और आप लोग जानते होंगे कि C का मान, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या रख देंगे, C का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से हमें निरपेक्ष किसी माध्यम का अगर हमें निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में जिस माध्यम में हमें प्रकाश के अपवर्तनांक निकालना, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, उसका हम अनुपात निकाल लेंगे तो वही हमें एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इस समय आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए, तथा यदि वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। है ये क्या होता है, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है कि अब क्या होता है, ध्यान से फिर से सुनिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, मतलब एक माध्यम क्या हमारा विरल है, दूसरा क्या है सघन है, तो इन दोनों माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, हम आपतन कोण बोलते हैं। यानी इसकी जो ज्या होगी, यानी साइन आई, क्या साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, यानी ये जो आप अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु और ये अभिलंब के बीच का जो कोण है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। इसकी ज्या यानी साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। ध्यान से फिर से सुनिए कि आपतन, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन का नियम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन I/साइन आर को क्या बोलते हैं हम, स्नेल का क्या बोलते हैं, नियम बोलते हैं। जहां पर साइन आई क्या है, आपतन कोण की ज्या है, तथा साइन आर क्या है, अपवर्तन कोण की ज्या है, और ये क्या है, म्यू जो दिया गया एक नियतांक है। इस समीकरण को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसे यदि हम इस माध्यम को क्या मान लें, 1 मान लें, तथा इस माध्यम को क्या मान लें, 2 मान लें, यानी विरल वाले माध्यम को 1 मान लें तथा सघन वाले माध्यम को क्या मान लें, हम 2 मान लें, तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो हमारा अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, साइन I/साइन R = 1μ2। क्या मिल जाएगा हमें यहाँ, साइन I/साइन R = 1μ2। इसका मतलब क्या है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब चलिए हम यहाँ पे आपको दूसरा नियम भी नोट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या को हम साइन I से डिनोट करते हैं और अपवर्तन कोण की ज्या को हम साइन R से डिनोट करते हैं। इसका मान जो होता है वो नियतांक होता है। यहाँ पे नियतांक को हम क्या मानने हैं, म्यू माने हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ये अब देखिए ये हो गया हमारा इसका नियम। अब देखिए इसके अलावा क्या है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछ लिया जाए तो वहां पे क्या होता, मान लीजिए हम पहला माध्यम 1 दूसरा माध्यम 2,
तो यहाँ पे इस एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अनुपात क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2, ये हो गया। और यदि क्या हो, माध्यम 3 हो तब क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। देखिए यदि क्या है, 3 माध्यम आपको दिए गए हो, जैसे हम लिख देते हैं, माना पहला माध्यम 1 से, माना पहला माध्यम 1, दूसरा 2 और 3, और पहला माध्यम को 1 मान लेते हैं, दूसरे को 2 मान लेते हैं और तीसरे को 3 मान लेते हैं। तब जब इनका अपवर्तनांक होगा वो इन तीनों माध्यमों के गुणनफल बराबर 1 के होगा, यानी 1 म्यू 2 इंटू 1 म्यू 3 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 इक्वल टू 1। ये हमें यहाँ से एक समीकरण प्राप्त होगा। पहले माध्यम का के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक था, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक था, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक जो होगा वो 1 के बराबर होगा। यदि हम पहले माध्यम को 1 को, यदि जो हमें यहाँ पे 1 दिया गया, ये इसको मान लेते हैं ये क्या है, वायु है, यानी 1 क्या है, वो हवा है, दूसरा क्या है, जल है, और 3 क्या है, ये कांच दिया गया है। ये 3 माध्यम हो गए, पहला माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम जल हो और तीसरा माध्यम कांच हो, ऐसे आपको दिया गया हो क्वेश्चन में। मतलब इस पे आपको न्यूमेरिकल काफी मिलेंगे कि मैं उसमें दिया रहेगा कि वायु का अपवर्तनांक कितना है तो आपको जल का बताना रहेगा, जल का दिया है तो कांच का बताना रहेगा, कांच का दिया गया है तो आपको वायु का बताना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और इसी समीकरण के द्वारा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ ले कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो क्या होगा, वायु के सापेक्ष जल, यानी वायु यहाँ पे हो जाएगा। वायु को हम किससे डिनोट करते हैं, ए फॉर एयर के सापेक्ष क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक इंटू यहाँ पे दूसरा क्या है, वाटर है, तो वाटर यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, इनका जो गुणनफल, इन तीनों का गुणनफल 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम पूछ लिया जाए कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्या पूछ लिया जाए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो आपको मिलेगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इक्वल टू 1 अपान डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके बटे में आ जाएंगे, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या पूछ लिया जाए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे हमें मिलेगा डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू 1 अपान ए म्यू डब्ल्यू इंटू जी म्यू ए। ये क्या हमें मिल जाएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसी प्रकार हम तमाम और एक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, क्या, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसके द्वारा हम एक और समीकरण प्राप्त कर लेंगे और इसी के द्वारा हम यहाँ पे जो भी सवाल दिए जाएंगे इसी समीकरण के द्वारा हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है इसमें महत्वपूर्ण। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कोई माध्यम दिया गया हो, मान लीजिए पहला माध्यम क्या है, निर्वात है, तथा कोई दूसरा माध्यम जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, तो इसके माध्यम अगर पूछ लिया जाए निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो वो जो होता है वो हमारा साइन आई अपान साइन आर के बराबर होता है। यानी यदि कोई यदि निर्वात का किसी माध्यम के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक देखेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू म्यू, तथा अगर उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालें तो क्या मिलेगा, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, वो आपको हम लिख के बता दे रहे हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है
वो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल जो होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसका अगर गणितीय रूप देखेंगे तो हमें मिलेगा CV/, सी को हम किससे सी का मतलब क्या है, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक μ = CV/Cm, जहां C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। और आप लोग जानते होंगे कि C का मान, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या रख देंगे, C का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से हमें निरपेक्ष किसी माध्यम का अगर हमें निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में जिस माध्यम में हमें प्रकाश के अपवर्तनांक निकालना, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, उसका हम अनुपात निकाल लेंगे तो वही हमें एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इस समय आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए, तथा यदि वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।